हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राज। तो जो सीरीज मैंने आपकी स्टार्ट करी थी बिजनेस स्टडी की, जिसमें मैं 11वीं क्लास की बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ, जो सीबीएसई का सिलेबस है, और मेन बात की ये हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है, जो बिजनेस स्टडी में पढ़ा रहा हूँ ये हिंदी लैंग्वेज में है। तो इसी सीरीज में मैं आपकी अगली वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर चर्चा करेंगे। चैप्टर 2 आपका व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप। ठीक है, इसके एक्सरसाइज 2.1 के ऊपर यानी कि पहली एक्सरसाइज के ऊपर चर्चा करेंगे। पहली एक्सरसाइज जितनी भी है, मतलब कि पहले चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है, उन सभी की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर नहीं देखा है तो उनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। और पीडीएफ नोट्स के पीडीएफ चाहिए तो उनके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अन्यथा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है वहाँ पे कुछ इशू आ रखी है अभी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको आपके कन्फ्यूजन्स के इंस्टेंटली आंसर भी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप। ठीक है, आज की एक्सरसाइज में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर टॉपिक है आज का, वो है एकाकी स्वामित्व। ठीक है, एकाकी स्वामित्व के ऊपर ही आज की चर्चा पूरी रहेगी। 2.1 में इसी के ऊपर बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि व्यावसायिक प्रारूप क्या होते हैं। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप वे वैधानिक स्वरूप हैं जिनके अनुसार व्यावसायिक संगठित होते हैं। ठीक है, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप वो वैधानिक स्वरूप हैं। ठीक है, ये एक वैधानिक स्वरूप है जिनके अनुसार व्यवसाय क्या होता है, संगठित होता है और अपना कारोबार चलाता है। ठीक है, अतः व्यावसायिक संगठनों के वैधानिक स्वरूप को ही व्यावसायिक संगठन का स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, व्यावसायिक संगठन के जो वैधानिक स्वरूप होते हैं उन्हीं को हम व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक संगठन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर जो व्यावसायिक संगठन होते हैं वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे किसी व्यवसाय को केवल एक ही व्यक्ति चलाता है। ठीक है, इसका स्वामित्व केवल एक व्यक्ति के पास है। तथा किसी व्यवसाय को अनेक व्यक्ति मिलकर साझेदारी के रूप में चलाते हैं, तो इसका जो स्वामित्व है अनेक व्यक्तियों के पास है, मतलब ज़्यादा लोगों के पास है, तो ये एक साझेदारी के रूप में चलता है। ठीक है, और जिस व्यवसाय का केवल एक ही व्यक्ति चलाता है उसको उसका स्वामित्व उसी व्यक्ति के पास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक संगठन अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि प्राइवेट होता है, कोई कोई गवर्नमेंट होता है, कोई मिश्रित होता है। जैसे आगे लिखा हुआ है, कुछ व्यवसाय निजी क्षेत्र में चलाए जाते हैं, कुछ सार्वजनिक तथा कुछ मिश्रित रूप से चलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, इनके स्वामित्व के आधार हैं, और उन्हीं के आधार पर संगठन को क्या किया जाता है, संगठित किया जाता है। तो ये हमारा इन कारणों से व्यावसायिक संगठनों के हमें प्रारूप को भी पढ़ना जरूरी है कि कौन सा किस प्रारूप में आता है। तो अब आगे चलते हैं और अब जान लेते हैं कि एकाकी व्यापार अथवा एकल स्वामित्व। एकाकी व्यापार क्या होता है और एकल स्वामित्व क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे एकल स्वामित्व क्या होता है, क्योंकि इसी के बारे में इस एक्सरसाइज 2.1 में इसी के ऊपर चर्चा की गई है, एकाकी स्वामित्व के ऊपर। ठीक है, तो आइए जानते हैं। इसका अभिप्राय व्यवसाय संगठन के उस प्रारूप से है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है, वही उसका प्रबंध करता है तथा संपूर्ण लाभ हानि का प्राप्त करता है। ठीक है, एकाकी स्वामित्व का मतलब मैंने पीछे ही बताया था, ऐसा संगठन जिसका स्वामी केवल एक ही हो, मतलब एक ही उसका वो करता धरता जो भी है सब कुछ एक ही व्यक्ति हो, पूरे संगठन को एक ही व्यक्ति चलाता है। ठीक है, जिसका मालिक एक हो, हानि हो तो एक व्यक्ति को हो, लाभ हो तो एक व्यक्ति को हो, जो भी हो सब कुछ केवल एक ही व्यक्ति का हो, वही हमारा एकल स्वामित्व कहलाता है। वही इस पूरे संगठन का देखभाल जो भी करना होता है सारे काम वो अकेला ही करता है। अब जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, एकाकी स्वामित्व के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला एकाकी स्वामित्व। एकाकी स्वामित्व का मतलब यह है कि इसमें केवल एक ही व्यक्ति होता है इसका स्वामी, मतलब इसका मालिक केवल एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, इस प्रकार के संगठन का मालिक केवल एक व्यक्ति ही होता है। अगला है एकाकी प्रबंध। एकाकी व्यापार में स्वामी ही साधारणतः प्रबंधक का कार्य भी करता है, लेकिन व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ जाने पर वह प्रबंधकों को नियुक्त कर सकता है, परंतु प्रबंधकों द्वारा किए गए कार्यों के लिए भी वही स्वयं ही उत्तरदायी होगा। ठीक है, एकाकी प्रबंध मतलब कि जो भी उसका व्यवसाय है उसको चलाने के लिए वो खुद ही प्रबंधक का काम भी करता है। सारे काम तो वो खुद ही कर रहा है, तो प्रबंधन भी खुद ही हुआ वो। लेकिन अगर उसका व्यवसाय आगे चल के बढ़ जाता है तो वो अन्य प्रबंधकों को रख सकता है, लेकिन जो भी वो प्रबंधक कार्य करेंगे उन सभी का उत्तरदायी वो खुद होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एकाकी प्रबंध भी यहाँ पर इसकी एक लक्षण है। अगला है असीमित दायित्व।
इसका अभिप्राय यह है कि यदि व्यवसाय कठिनाई में आ जाए और वह अपनी देनदारियों का भुगतान न कर सके तो व्यवसाय का स्वामी व्यक्तिगत रूप से इन देनदारियों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? असीमित दायित्व। ठीक है, जैसे कि अगर देनदारियों का भुगतान वो ना कर पाए, कठिनाई में आ जाए, मान लो किसी का उधार ना चुका पाए, तो उसके लिए वो अपना खुद के व्यक्तिगत रूप से भी उनको देनदारियों को चुकाने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। फिर चाहे उसको खुद की घर को बेचना पड़ जाए, खुद का पैसा लगाना पड़ जाए, जमीन बेचनी पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन उन देनदारियों का भुगतान करने के लिए वो व्यक्तिगत रूप से भी बाधित होता है। ठीक है, अगला है व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता। एकाकी व्यवसायी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी कठिनाई को उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। ठीक है, एकाकी व्यापार में, एकाकी स्वामित्व में ये फायदा है कि एक व्यक्ति होता है, जो भी होता है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यवसाय का चयन कर सकता है। ठीक है, जिसमें उसकी क्या हो? रुचि हो, और आवश्यकता पड़ने पर वो उसे चेंज भी कर सकता है। लेकिन यही अगर एकाकी व्यापार ना हो, अन्य व्यक्तियों के पास हो इनका स्वामित्व, मतलब कि साझेदारी हो, साझेदारी मतलब कि एक व्यक्ति उसमें मालिक नहीं होता, अन्य व्यक्ति मतलब 2-4 व्यक्ति होते हैं, वो सारे मालिक होते हैं, उसमें अगर चेंज करना हो तो उन सबसे राय लेनी पड़ेगी। अगर वो सारे उससे सहमत हैं तो ही वो चेंज हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन एकाकी स्वामित्व में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका मालिक एक होता है, अगर वो जब चाहे जब चेंज कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला है गोपनीयता। व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी केवल स्वामी को ही होता है तथा कोई भी बाहरी पक्षकार इससे अनुचित लाभ नहीं उठा सकता। ठीक है, एकाकी स्वामित्व में यह होता है कि जो भी संगठन से संबंधित जानकारी होती है वो केवल एक ही व्यक्ति को पता होता है। क्यों? क्योंकि मालिक ही एक है। अब जब एक ही व्यक्ति को पता है तो कोई बाहरी पक्षकार है ही नहीं जिसे वो पता लगेगा, और जब दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं है तो वो कभी भी उससे अनुचित लाभ उठा नहीं सकते, मतलब कि उस व्यवसाय को हानि नहीं पहुंचा सकते। अगर साझेदारी में क्या होता है? एक स्वामी नहीं होता, जो भी बात होती है उन सभी के पास होती है, तो दूसरा चाहे तो उसका क्या हो सकता है? अनुचित लाभ उठा सकता है, जो कि एकाकी स्वामित्व में संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इसके कुछ लक्षण थे जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा। 2 और रह गए, इन्हें भी देख लेते हैं। व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। व्यावसायिक संगठन के इस प्रारूप में व्यवसाय तथा व्यवसायी में कोई अंतर नहीं माना जाता। जो भी संपत्ति और दायित्व व्यवसाय के हैं वे सभी व्यवसायी के ही होते हैं। अतः सभी व्यापारिक गतिविधियों के लिए वह स्वयं ही उत्तरदायी होगा, ना कि व्यवसाय। इसका कहने का मतलब ये है कि व्यवसाय और व्यवसायी, मतलब कि व्यवसाय और जो व्यवसाय चला रहा है, व्यवसाय और मालिक, इन दोनों में कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं माना जाता। कहाँ पर? एकाकी स्वामित्व में। ठीक है, जो भी संपत्ति दायित्व व्यवसाय के हैं वो सभी मालिक के ही हैं, क्योंकि सारा का जो भी है सब कुछ उसने खुद ही उसमें लगाया है। ठीक है, इसलिए किसी भी कोई भी अगर आपत्ति आ जाए, उन सभी चीज़ों के लिए उत्तरदायी कौन होगा? कौन होगा? मालिक होगा, व्यवसायी होगा, ना कि व्यवसाय। ठीक है, जब सब कुछ व्यवसायी का है, मालिक का है, ठीक है, जो कर रहा है वही कर रहा है, तो जो भी अगर कुछ भी दुर्घटनाएं होती हैं, कुछ भी होता है, तो उसका उत्तरदायी भी मालिक ही होगा, व्यवसाय नहीं होगा। ठीक है, अगला है अविभाजित जोखिम। एकाकी व्यापार के लाभ तथा हानि दोनों का संबंध केवल स्वामी से होता है, अर्थात लाभ भी उसके और हानि भी उसी का। ठीक है, यहाँ पर अविभाजित जोखिम होता है, मतलब जितनी भी जोखिमें होती हैं उनका बंटवारा नहीं हो सकता। जैसे कि साझेदारी में होता है, 5 मालिक हैं उसके, तो जितनी भी जोखिम आएगी उन सभी को 5 में बांट दिया जाएगा। लेकिन एकाकी स्वामित्व में एक मालिक होता है, तो जितनी भी जोखिम आएगी सारी की सारी जोखिमें किसकी होगी? खुद व्यवसाय की होगी, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। लास्ट है कुछ विशेष व्यवसायों के लिए उपयुक्त। कुछ विशेष व्यवसाय में जहाँ व्यक्तिगत सतर्कता तथा सेवा की जरूरत होती है वहाँ केवल एकाकी व्यापार ही किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कृषि, सिलाई का कार्य, मिष्ठान उत्पादन, ब्यूटी पार्लर आदि में व्यक्तिगत सेवाओं का अधिक महत्व है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो एकाकी स्वामित्व है वो केवल कुछ व्यवसायों के लिए ही उपयुक्त है, हर जगह हम इसका यूज नहीं कर सकते। जैसे कि कृषि एक व्यक्ति कर सकता है, तो यहाँ पर एकाकी स्वामित्व हो सकता है। सिलाई का कार्य भी एकाकी स्वामित्व हो सकता है, एकाकी व्यापार कहा जा सकता है। मिष्ठान भी, और ऐसे ही ब्यूटी पार्लर, ऐसे ऐसे कुछ
कार्य हैं जिनके लिए हम एकाकी व्यापार का यूज कर सकते हैं, एकाकी स्वामित्व का यूज कर सकते हैं, हर जगह नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये लक्षण यहाँ पर हमारे समाप्त हुए किसके, एकाकी व्यापार के। अब आगे चलते हैं और इसके लाभ देख लेते हैं। एकाकी स्वामित्व के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला है शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यापार अकेला ही समस्त व्यवसाय को संचालित करता है तथा उसे किसी से परामर्श नहीं लेना पड़ता, अतः वह शीघ्र निर्णय ले पाता है। सबसे पहला जो लाभ है वह यह है कि इसका मालिक एक होता है, बता दिया। जब मालिक एक है तो पूरे व्यवसाय को वो खुद ही चलाता है, यही बता रखा है। तो जब वो एक ही व्यक्ति है जिसको सारे काम करने हैं, तो अगर उसे कोई भी निर्णय लेना होगा तो किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो निर्णय जल्दी ले पाता है और सही निर्णय ले पाता है, जिससे कि उसके सारे कार्य जल्दी होते हैं। ठीक है, मेन बात यहाँ पर यह है कि उसको निर्णय लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए वो जल्दी निर्णय ले पाता है। अगला है गोपनीयता का लाभ। व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अनेक रहस्य को छिपाना जरूरी होता है। जैसे एकाकी व्यापार अपने व्यवसाय का क्षेत्र बढ़ाने का विचार कर रहा है, तो वह जब तक ऐसा कर ना ले तब तक यह विचार अपने प्रतियोगियों को पता नहीं लगने देता। यही बात मैंने पीछे बताई थी, गोपनीयता। सेम वही चीज़ है यहाँ पर भी। यहाँ पर गोपनीयता का लाभ होता है। कैसे? एक स्वामी होने के कारण जो भी अपने व्यवसाय की रहस्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको केवल वो अपने तक ही सीमित रखता है, अन्य व्यक्तियों को बताता ही नहीं, क्योंकि मालिक एक है। साझेदारी में मालिक 4-5 होते हैं तो उन सभी को बताना वहाँ पर आवश्यक होता है। तो इसमें गोपनीयता का लाभ भी होता है। ठीक है, अगला है प्रत्यक्ष प्रेरणा। एकाकी व्यवसायी को कार्य करने के लिए किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। इस बात से ही वह स्वतः प्रेरित होता रहता है कि जो भी लाभ होगा सारा उसी का होगा, और ऐसा ही होता भी है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रेरणा का भी एक लाभ है कि उसको कार्य करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, वो इस बात को सोच सोच कर मोटिवेट हो जाता है कि जो भी लाभ होगा वो सारा का सारा उसी का होगा, इसमें कोई भी हिस्सेदार नहीं है। इसी बात को सोचकर वो मोटिवेट होता है और अपने कार्य को अच्छा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको लास्ट में लाभ ही होता है। ज़्यादातर एकाकी व्यापार वालों को हमेशा ही लाभ होता है, क्योंकि वहाँ पर उनको खुद के लिए काम करना होता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कर्मचारी एक बार को धोखाधड़ी कर जाएं, लेकिन जब व्यक्ति खुद के लिए काम करता है तो वो पूरी लगन से करता है, जिसका परिणाम स्वरूप उसको हमेशा ही लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रेरणा का भी एक लाभ है। आगे चलते हैं। अगला है व्यक्तिगत नियंत्रण। व्यापार का अकेला स्वामी होने के कारण एकाकी व्यापार का व्यवसाय पर पूरा नियंत्रण रहता है। ठीक है, एकाकी व्यापार का स्वामी एक ही होता है, जिसके कारण वो पूरे व्यवसाय पर खुद ही नियंत्रण रख पाता है। अगला है स्थापना में सुगमता। एकाकी व्यापार की स्थापना करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक नहीं है। जैसे यह व्यवसाय बिना पंजीकरण के ही शुरू किया जा सकता है। ठीक है, जो एकाकी व्यापार होता है इसको बिना किसी पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के शुरू किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यापार आरंभ किया जा रहा है जिस पर कोई सरकारी प्रतिबंध हो तो लाइसेंस लेना पड़ सकता है, जैसे दवाई। ठीक है, हम एकाकी व्यापार, ज़्यादातर एकाकी व्यापार जो होते हैं उनके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जिनके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगाया होता है, जैसे कि मेडिकल केमिस्ट, आपने सुना होगा, दवाइयों की दुकान, तो उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है, जिस एकाकी व्यापार के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है वहाँ तो लेना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत सारे ऐसे ही हैं आप एकाकी व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया। ठीक है, चाय की दुकान हो गई, ठीक है, राशन की दुकान हो गई, इन सब के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। ठीक है, तो ये भी एक इसका क्या है, लाभ है कि इसकी स्थापना बड़ी ही सरल तरीके से हो जाती है। तो यहाँ पर हमने एकाकी स्वामित्व के लाभ देख लिए। अब देख लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है पूंजी के सीमित साधन। एकाकी व्यापार में वित्तीय साधन व्यवसायी की अपनी स्वयं की पूंजी तथा उसका रुपया उधार लेने की क्षमता तक सीमित होते हैं। ठीक है, एक अकेले व्यक्ति के पास ये दोनों साधन प्रायः इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं कि वह अपने व्यापार का पैमाना बढ़ाकर लाभ उठा सके। ठीक है, सबसे पहली सीमा यह है कि जो भी इसकी पूंजी के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। क्यों सीमित होते हैं? क्योंकि वह केवल उसकी स्वयं की पूंजी, मतलब एक व्यक्ति के पास, उसके पास जितना है उतना, और उसके अलावा वो जितना उधार ले सकता है, बस इतने तक ही क्या होता है, सीमित होता है। क्योंकि वो खुद ही व्यक्ति है, खुद व्यक्ति के पास जितना पूंजी होगा वो उतना ही लगाएगा, और वो जितना उधार ले सकता है वो उतना उधार लेकर लगाएगा, इससे आगे वो जा ही नहीं सकता। ठीक है,
इसके आगे वो लोग जा सकते हैं जो साझेदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर 4-5 लोग होते हैं और सभी अगर जिनके पास जितनी पूंजी वो दें और जितना उधार ले सकते हैं वो लेकर दें, तो क्या होता है 5 लोग अगर ऐसा करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, पूंजी के साधन जो होते हैं वहाँ पर सीमित तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एकाकी स्वामित्व में सीमित होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति ही इसमें होता है। ठीक है, और वो इतना प्राय मतलब उसकी ऋण लेने की जो क्षमता है इतनी ज़्यादा नहीं होती कि अपने डायरेक्ट व्यवसाय को बड़े स्तर पर ले जा सके और ज़्यादा लाभ कमा सके। ठीक है, वो छोटे से शुरुआत करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो उसकी पूंजी के साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। अगला है अस्थायी अस्तित्व। एकाकी व्यापार के संचालन में लगातार अनिश्चितता बनी रहती है। यदि किसी आवश्यक कार्यवश या अस्वस्थ होने के कारण अपने व्यावसायिक संस्थान से अनुपस्थित रहना पड़ जाए तो ग्राहक दूसरी ओर चले जाते हैं, जिससे व्यवसाय नहीं चलता, अतः बंद भी करना पड़ सकता है। ठीक है, जो एकाकी व्यापार होता है इसका अस्तित्व जो होता है वो अस्थायी होता है। हो सकता है आज को चल रहा है कल को ना चले। ठीक है, आज सही चल रहा है कल को कम चले। ठीक है, अगर इसका जो व्यवसायी है वो किसी कार्यवश उसे कहीं जाना पड़ जाए या वो मान लो बीमार पड़ जाए जिसके कारण वो अपने व्यवसाय में 2-3 दिन तक ना जा सके या कुछ दिनों तक ना जा सके, तो क्या होता है कि उसके जो ग्राहक हैं वो दूसरी ओर तुरंत चले जाते हैं। क्योंकि ग्राहक का क्या है, उसको यहाँ नहीं तो वहाँ तो सामान मिलेगा मिलेगा। ठीक है, तो एक जगह से हटकर दूसरी जगह जाने में ग्राहक को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती, वो आसानी से कभी भी चले जा सकते हैं। तो इसलिए जो एकाकी व्यापार होता है उसका अस्तित्व अस्थायी होता है। हो सकता है जैसे कि मैंने बताया आज चल रहा कल को ना चले, बंद भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पर जो व्यवसायी होता है एकाकी व्यापार का, उसे निरंतर लगातार अपने कार्य को करते रहने देना और अपने व्यवसाय में कभी बीच में ब्रेक नहीं आने देता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से उसे हानि ही होती है। अगला है असीमित दायित्व। एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी कमी इसमें असीमित दायित्व यानी कि अधिक जोखिम का पाया जाना है। एकाकी व्यापार को ही व्यवसाय का सारा जोखिम सहन करना पड़ता है। ठीक है, जैसा कि हर बार बताया मैंने कि एकाकी व्यापार में एक ही स्वामी होता है। अब चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जो भी होगा सारा उसी का है। ठीक है, सारे काम उसको करने हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है असीमित दायित्व, मतलब कि जितने भी दायित्व होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं वो असीमित होते हैं क्योंकि एक व्यक्ति को ही करना है। अब व्यवसाय में आपको पता है एक कार्य होता नहीं, अनेक कार्य होते हैं, तो वो सारे कार्य एक व्यक्ति ही करता है, इसलिए वहाँ पर उसके दायित्व असीमित हो जाते हैं। ठीक है, अगला है असंतुलित प्रबंध। एकाकी व्यापार को व्यवसाय में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं को स्वयं ही करना पड़ता है और प्रायः कोई भी व्यक्ति इतना सक्षम नहीं होता कि सभी क्रियाओं को सफलतापूर्वक कर सके। उसे अनेक प्रकार की प्रबंधकीय व अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति इसका क्या होता है, क्या होता है, स्वामी होता है, सारे काम वो खुद करता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सारे काम को सफलतापूर्वक कर सके? जी नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है असंतुलित प्रबंध कहा गया है कि जब एक अकेला व्यक्ति सारी चीज़ों का प्रबंध करता है तो उससे कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलतियाँ हो ही जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, असंतुलित प्रबंध होता है। तो ये आज की आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज थी वो यहाँ पर समाप्त हो गई। अब मैं आशा करता हूँ कि जो एकाकी स्वामित्व है, एकाकी स्वामित्व, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे और अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। एकाकी स्वामित्व में होता क्या क्या है, एक ही इसका मालिक होता है, सारे कार्यों को यही करता है, कितनी भी कार्य हो। ठीक है, सभी कार्यों को यही करता है, लाभ हो चाहे हानि हो सारे इसी के होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यानी कि लाभ हो या हानि हो, जो भी होते हैं सारे इसी के होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में केवल यही बताया गया था। मैं आशा करता हूँ कि अब यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बिना सोचे समझे कर दें, शर्माए नहीं कमेंट करने में, ताकि मेरे को समझ में आ सके कि हाँ ये बात आपको समझ में नहीं आई और दोबारा से मैं समझा सकूँ। और अगर तुरंत ही मेरे से डिस्कस करना चाहते हो कोई भी बात किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब क्या सोच रहे हो, कर लो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि 11th क्लास की बिजनेस स्टडी की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी, आप लोगों के कहने पर ही की है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना, जो भी समस्याएं हो कुछ भी हो कमेंट जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। 12th क्लास के बच्चों को तो पता ही है, 12th क्लास के बच्चों का पूरा सिलेबस अभी तक पूरा आपका पूरा यहाँ पर डल चुका है। आइए और देखिए और पढ़िए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।